हेलो एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर सेल। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। पर कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन करना रह गया था, तो वो आज हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन फ्रॉम माइक्रो बॉडीज। तो बेटा माइक्रो बॉडीज वो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किए थे डी ल्यूक साइंटिस्ट ने। माइक्रो बॉडीज हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल परोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्पैरोसोम, ओलियोसोम। तो सबसे पहले अगर मैं परोक्सिसोम की बात करूं तो बेटा परोक्सिसोम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनका जो काम होता है वो होता है मेटाबोलाइज करना। जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के सेल में या एनिमल के सेल में, उनको ये मेटाबोलाइज करते हैं। इसके अलावा बेटा इनके पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, पर ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल को बनाने में भी हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ग्लाइऑक्सिसोम। तो बेटा ग्लाइऑक्सिसोम वो माइक्रो बॉडीज हैं जो कि क्या करती हैं, फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करती हैं। ठीक है। और ये जो है ये प्रेजेंट होती हैं फंजाई में, जर्मिनेटिंग ऑयल सीड में, या फिर उन प्लांट टिश्यूज में जो कि डेड होने वाले होते हैं, शेड होने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब सेनेसेंट प्लांट टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा स्फेरोसोम की बात करते हैं। तो ये वो माइक्रो बॉडीज हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं और ये लिपिड्स का सिंथेसिस करती हैं एंड स्टोरेज करती हैं। जो ओलियोसोम है बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एंडोस्पर्मिक सेल में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की तरफ। तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर को आप इस तरह से समझिए कि जैसे कि हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देने के लिए स्केलेटन सिस्टम होता है। आई एम एज्यूमिंग कि हर कोई बायोलॉजी लैब गया होगा और वहां पे सबने एक स्केलेटल देखा होगा। ठीक है। तो जिस तरह से जो वो स्केलेटन है वो हमारी बॉडी को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारी बॉडी में या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको ये साइटोस्केलेटल एक फ्रेमवर्क देता है। और ये बना किससे होता है, ये बना होता है बेटा माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि ये सेल का स्केलेटन है तो बहुत छोटा होगा, फाइब्रस होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा सीलिया फ्लैजेला की तरफ। तो सीलिया की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर की तरह होती है। ठीक है। बेसिकली ये प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है। और सीलिया और फ्लैजेला एक तो देखिए आपको सेल की बॉडी पे इस तरह से दिखेंगे, इस तरह से छोटे छोटे छोटे, राइट। दूसरा आपको इस तरह से दिखेंगे। तो ये तो बेटा क्या है, ये है फ्लैजेला। ठीक है, जो बड़ा सा है और एक या दो होते हैं तो दीज आर कॉल्ड फ्लैजेला। और ये जो छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड सीलिया। ठीक है। तो ये सीलिया है और ये सीलिया भी बेटा दो तरह के होते हैं। देखिए इनका ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। इतना ज्यादा डिटेल में वैसे कभी पूछा नहीं गया है, पर आप फिर भी समझ लीजिए अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। सो दिस इज द ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। एक यूकैरियोटिक सेल का ये सीलिया का स्ट्रक्चर है। तो आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा फाइबर्स का। 9 फाइबर्स ऐसे होते हैं, बीच में ये 2 फाइबर्स होते हैं। ठीक है। और ये सारे ही जो हैं किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। तो अगर आप देखोगे बेटा तो नीचे बेसल बॉडी होती है, रूटलेट्स होते हैं, फिर ये बेसल प्लेट्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोजेक्टेड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड शाफ्ट। ठीक है। अगर मैं बेटा शाफ्ट की बात करूं, जो प्रोजेक्टेड पार्ट है जो हमको दिखता है, तो ये दो तरह का होता है। एक तो होता है बेटा स्मूथ, दूसरा क्या होता है, हेयरी। ठीक है। तो अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ को जनरली बोल दिया जाता है कि दे डू हैव विप्लैश। ठीक है, मतलब विप्लैश मतलब इस तरह से स्मूथ है इसके पास। और अगर हम टेंसिल की बात करें तो मतलब इस तरह से हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है। सो दिस इज फॉर हेयरी सीलिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम फ्लैजला की तरफ। तो फ्लैजला का भी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। जस्ट अ मिनट, यस।
तो यस, फ्लैजला का भी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, ये भी इस तरह से 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो ये ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल मिलके इस तरह से अरेंज होते हैं, और बीच में जो होते हैं सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल होते हैं। बाकी यहाँ से इस तरह से रेडियल स्पोक्स निकली हुई है, आपस में ये लोग नेक्सन लिंकर्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, राइट। और इस तरह से डायनिन प्रोटीन्स यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला। तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा बुक में भी, एक बार आप इसको देख लें, इसकी लेबलिंग पढ़ लें जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। दूसरी चीज मैं सीलिया एंड फ्लैजला के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी बेटा, इनकी मूवमेंट के बारे में। देखो इतना तो अब आप पढ़ चुके हो, आप इसका स्ट्रक्चर देख चुके हो, डायग्राम देख चुके हो, ठीक है। अब जरा इनका मूवमेंट देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हैं, राइट। तो जो सीलिया है बेटा, ये सीलिया इस तरह से बैक एंड फोर्थ करता है, ठीक है। ये जैसे किसी को मार रहा हो, है ना, ऐसे ऐसे करके बैक एंड फोर्थ बीटिंग करता है। अब ये जो फ्लैजलम है बेटा, ये इनका वेवी मूवमेंट होता है, ठीक है, प्रोपेलर लाइक मोशन होता है, वेवी मूवमेंट होता है इसका, और इसका बैक एंड फोर्थ बीटिंग होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज दी मूवमेंट। चलिए अब जरा हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। तो बेटा सेंट्रियोल के बारे में आपने थोड़ा जाना था, मैंने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये डिवीजन करवाते हैं एनिमल्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये अरेंज इस तरह से होते हैं, इनके अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कार्डवील, ठीक है। ये जनरली वर्ड होता है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स का, दिख रहा है आपको, ऐसे ही ट्रिपलेट्स का ये वर्ड है, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से 9 अरेंज है, 9 टाइम्स अरेंज है 3 3 3 के फॉर्म में, ठीक है। अब जो फिब्रिल्स हैं ये बीच में यहाँ पे एब्सेंट होते हैं सेंट्रियोल में, ठीक है। और ये जो फिब्रिल्स हैं जनरली 3 सब फिब्रिल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हो। एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ। जैसे कि आप देख भी सकते हो 3 सब फिब्रिल से मिलके बने हैं, बीच में किसी तरह का फिब्रिल नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये जो 3 फिब्रिल से मिलके बने हैं तो इनको हम बोल रहे हैं ट्रिपलेट, ठीक है। और ये ईच ट्रिपलेट इज कनेक्टेड बाय अ सीए प्रोटीनेशियस लिंकर, ठीक है। और बीच में ये जो पोर्शन है इसको हब बोल दिया गया है। और जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई कार्टव्हील है, ठीक है। तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से ये होते हैं सेंट्रियोल्स, राइट। चलिए, तो एनिमल सेल में तो बेटा सेंट्रियोल्स के थ्रू डिवीजन होता है, पर प्लांट सेल में किस तरह से डिवीजन होता है? लास्ट वीडियो में भी मैंने पूछा था आप लोगों से कि प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्लांट सेल किस तरह से डिवाइड करते हैं। सो हियर इज द आंसर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट सेल एज सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन इट। तो बेटा देखिए, प्लांट सेल्स में क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये वेसिकल्स मिलके सेल प्लेट बनाते हैं और फिर डिवीजन हो जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, हमने पूरा सेल साइकिल पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है बाय इन्वेजिनेशन। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स डिवाइड। ओके, आई रियली होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। चलिए अब जरा न्यूक्लियस के बारे में देख लें। तो देखिए लार्जेस्ट होता है, एंड सबसे पहले लुईन हॉक ने रेड ब्लड सेल्स में इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था। और ये सारे ही यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मेच्योर सीड सेल एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स, ठीक है। तो प्लीज इनके एक्सेप्शंस भी आप याद कर लें। ओके, सो हमने ये भी पढ़ा था कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, और इसको डिस्कवर बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑब्जर्व जो है लुईन हुक ने किया था, पर जो डिस्कवर है वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये डबल मेम्ब्रेन है, राइट। और इसके बीच बीच में क्या है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस है, इसमें एंजाइम RNA वगैरह होते हैं, एंड दिस इज द क्रोमेटिन, ठीक है। तो क्रोमेटिन ये कंडेंसली पैक्ड है। अब यहाँ पे कुछ रीजंस होते हैं जो कि यूक्रोमेटिन होते हैं, और हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं। जो ज्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं वो हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, जो लूजली पैक्ड होते हैं दीज आर कॉल्ड यूक्रोमेटिन। इसके बारे में हम क्लास 12th में भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं।
ऑलराइट, सो इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बेटा इसके अंदर जो भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर जो वो होता है क्वासी फ्लूइड नेचर का जो चीज होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसी के अंदर ये सारे क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, ये सब सस्पेंडेड होते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट न्यूक्लियोलस। तो बेटा सबसे पहले तो ये नेकेड होता है, राउंड होता है, राइट। एंड इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था फोंटेना ने। इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज इरेगुलर इन शेप, ठीक है, और ये क्रोमेटिन से अटैच होता है। इट डेवलप्स RRNA, ठीक है, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और बेटा ये स्पिंडल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। जब जब सेल डिवाइड होता है तब ये स्पिंडल फॉर्म करता है। जैसे कि हम लोग को पता ही है कि जब DNA रैप करता है और कंडेंस होता है तो वो क्रोमेटिन बनाता है, और जब क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं तो ये बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेसिकली जो क्रोमोसोम है ये क्या है, कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन का, आप इस तरह से समझ सकते हो। पर जब भी हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई एक्स बॉडीज है। ठीक है, और ये जब भी स्टेन करेंगे तो ये कलर होती हैं, कलर्ड बॉडीज होती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रोमाजोमा। ठीक है, तो वहां से ही निकल के आया क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर DNA, RNA, प्रोटीन्स, ये सारी ही चीजें होती हैं। अब तरह तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर एक टिपिकल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो क्रोमोसोम का एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, सॉरी, यस। इसके बीच में देखिए दो क्रोमेटिड से मिलके बना है, एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, ये होता है सेंट्रोमेयर, जो कि क्या करता है, दोनों क्रोमेटिड को आपस में अटैच करता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। चलिए, अब बेटा कुछ अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, इनका जो टाइप है, जैसे कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सब हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये दो टर्म्स दिए हुए हैं, आइसोब्रैकियल एंड हेटेरोब्रैकियल। तो जो आइसोब्रैकियल है बेटा, इनके दो आर्म्स जो है इक्वल होते हैं। समझ रहे हो इस चीज को, दोनों आर्म्स जो है दे आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होते हैं। और हेटेरोब्रैकियल मतलब बेटा जब दोनों मतलब आर्म्स जो है अनइक्वल हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं। सेंट्रोजोम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सेंट्रोमेयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रोमेयर बेटा ये भी, ये जो दो क्रोमेटिड को जो अटैच करता है, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है DNA के, एंड सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्रोमोसोम क्या है बेटा, कंडेंस क्रोमेटिन है। सो दिस इज वेरी गुड डायग्राम विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ठीक है, कि क्रोमोसोम बनता कैसे, इस तरह से DNA पैक होता है, क्रोमेटिन देखिए क्रोमेटिन बना रहा है, फिर क्रोमेटिन की और कंडेंसिंग होती है। ठीक है, और फिर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह से क्रोमेटिन कंडेंस होके ये क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले आप देखिए टीलोमेयर। तो जो टीलोमेयर है बेटा, ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसके जो अपर आर्म्स हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं, है ना, केवल नीचे का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ह्यूमंस में नहीं होता है। अगर आप एक्रोसेंट्रिक देखोगे तो बेटा इसमें छोटा सा ही होता है। देखिए दो आर्म्स होते हैं, एक तो होता है पी आर्म, दूसरा होता है क्यू आर्म। ठीक है, तो जो पी आर्म है मतलब शॉर्ट आर्म इसको बोला गया है, पेटाइट आर्म, क्यू आर्म। ठीक है, क्यू आर्म जनरली लॉन्ग होता है। तो अगर आप देखोगे जो मेटासेंट्रिक है इसमें ये पी आर्म स्लाइटली शॉर्ट है, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में ये आइडेंटिफेबल है, मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो पी आर्म है इट इज शॉर्टर देन दी क्यू आर्म। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, दिस इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। अब बेटा एक्रोसेंट्रिक में आपको पी आर्म बहुत ज्यादा छोटे दिखेंगे। ठीक है, और टीलोसेंट्रिक में तो पी आर्म दिखेंगे ही नहीं। All right, so these are the four types of क्रोमोसोम। इज इट क्लियर? अब बेटा ये एक और टर्म है, दिस इज कॉल्ड टीलोमेयर। तो ये जो टीलोमेयर है ये क्या होते हैं, टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिड्स के। ठीक है, बेसिकली इनको कैप ऑफ क्रोमोसोम भी बोला जाता है क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और ये क्या होते हैं, दे डू हैव रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जनरली क्रोमोसोमल एंड को, इनका यही फंक्शन
होता है। ठीक है, अब ये बताया गया है कि कहाँ पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है इन चारों क्रोमोसोम में। जैसे कि मेटासेंट्रिक में मीडियन पे, सब मेटासेंट्रिक पे सब मीडियन में, एक्रोसेंट्रिक में इनर टू टर्मिनल, और टीलोसेंट्रिक में एट टर्मिनल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, आप बेटा टीलोमेयर तो आप कर चुके हो। नाउ दिस इज सेट क्रोमोसोम। तो ये जो सेट क्रोमोसोम है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। सेंट्रोमेयर क्या है? सेंट्रोमेयर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेट क्रोमोसोम है, जिनको सैटेलाइट क्रोमोसोम भी बोला जा रहा है, ये बेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इनको मार्कर भी बोला जाता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है, एंड ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। I hope these things are clear to you. So that's it for today. This question is for homework. Please write down its answer in the comment box, and we will definitely meet in the next session. Till then, bye bye and take care.